अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक शामिल हैं। पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो जो मैग्नेटिज्म है ये कहलाता है स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। जितनी भी किसी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उन तमाम की स्टडी करना, हम उसको बोलेंगे कि ये मैग्नेटिज्म कहलाता है। और ना सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बल्कि उसको मेजर भी करना। अगर आप उसको मेजरमेंट भी देख रहे हैं कैसे करना है, उसके लिए कोई फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो चैप्टर है ये हमने इसी चैप्टर में चीज़ों को देखना है। अगला जिसमें काम है जो बहुत ज़रूरी है वो है करेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट। जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट है, हमें पता है कि नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का और एक साउथ पोल होता है। अगर एक बार मैग्नेट लिया जाए तो पहली करेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि इट हैज़ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, कि इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। इसके अलावा जो चीज़ हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है वो ये होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसकी, वो नॉर्थ पोल से उसकी जो डायरेक्शन है वो भी साउथ पोल तक ही होती है। ये याद रखना है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ पोल में इंटर हो जाएंगी। अगली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये सर्कुलर पाथ में होती हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है सर्कुलर पाथ में, वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है उस मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या है। अभी हम देख भी लेते हैं। तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर होंगी, तो ये कुछ इस तरह की, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगी, लाइक इस तरह से। ठीक है कि नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में ये इंटर हो रही हैं। डायरेक्शन बनानी है अगर आपने, तो आप इस तरह से इनके ऊपर नॉर्थ पोल से निकल रही हैं साउथ पोल में इंटर, ये डायरेक्शन यहाँ पे बना सकते हैं। जो मैग्नेट हैं वो काफ़ी बिहेवियर देख सकते हैं डिफरेंट तरह के। लाइक अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, उसमें से करंट गुजर रहा है, तो वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट देगी। लाइक ये स्ट्रेट वायर है, इसमें से करंट गुजर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कुछ इस तरह से सर्कुलर पाथ में होगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर ट्रैक बनाती है। और ये फील्ड मेजर कैसे करनी है उसको भी देख लेते हैं कि क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसके अलावा अगर आपने सर्कुलर वायर की बजाय आपकी जो वायर है वो करली वायर है, या वो वायर ही आपकी सर्कुलर है, ऐसे कर लें। तो अगर आपकी वायर सर्कुलर है लाइक इस तरह से, तो इसमें करंट इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, लाइक ये। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो स्ट्रेट होंगी इसके अंदर बनने वाली, जैसे सोलिनॉइड के अंदर बनती हैं। कैसे बनती हैं हम उसको देख लेंगे। स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनेगी। इसकी तरह अगर हम मैग्नेट की बात करते हैं, जिस तरह ये मैग्नेट है, तो इसकी भी जो फील्ड लाइन है ये सर्कुलर ट्रैक बनाती हैं। और अगर अर्थ है, तो ये अर्थ है जी हमारी, तो इसकी जो फील्ड लाइन है ये भी, इसमें से बहुत सारी फील्ड लाइन निकलती हैं और ये भी सर्कुलर ट्रैक बना रही होती है। इसमें भी एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ये बात भी आपने याद रखनी है जी। अगर हम बात करते हैं इनके मेजरमेंट की कि हमने इनको मेजर कैसे करना है, यानी इनके डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा, तो तीन रूल यहाँ पे यूज़ होंगे। पहला है स्ट्रेट वायर के लिए, ये चीज़ें याद रखनी है। स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट वायर है, सपोज करो ये स्ट्रेट वायर है, इसमें ये करंट डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है। तो हमने राइट हैंड से पकड़ना है, राइट हैंड का ये थंब है और ये उसकी फिंगर्स हैं राइट हैंड की। तो जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन को शो करे, तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हैं ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। तो अगर यहाँ पे थंब रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो फिंगर्स हैं वो इस तरफ को होंगी, मतलब ये इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी सर्कुलर पाथ में। और अगर हम बात करें करली वायर की, यानी सर्कुलर वायर की, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। सर्कुलर वायर जो है वो फॉर्म करती हैं सोलिनाइड। तो सोलिनाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करो ये हमारे पास कोई रॉड है, इंसुलेटिंग रॉड है, और इसके ऊपर जो है वो हमने फील्ड, ये एक वायर है इसके ऊपर जो हमने इसके लपेटी हुई है ये, और ये बैटरी लगी हुई है, तो जिसकी वजह से इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर पैदा हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन कैसे मेजर करनी है, उसको मेजर करने के लिए भी हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो राइट हैंड रूल है इसमें ये थंब है, तो थंब जो है वो यहाँ पर होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, और जो फिंगर्स हैं ये शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी सपोज करें ये पॉजिटिव वायर है, करंट इधर से जा रहा है। अगर इसको ज़रा क्लियर बनाएं, एक ही लूप को अंडरस्टैंड करें, ये एक लूप है और इसमें
करंट ऐसे इन हो रहा है और इधर से करंट बाहर आना है, ये डायरेक्शन है करंट की। तो करंट जाएगा ऐसे और ये करंट इधर से ऐसे जाएगा और यहाँ से करंट फिर ऊपर आ जाएगा ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन बनेगी। तो ये जो साइड है, ये वाली साइड जिसके ऊपर मैंने एरो का साइन बनाया हुआ है, ये वाली, ये हमें नज़र आएगी, ये हमारे फ्रंट पे होगी। और जो दूसरी साइड है ये वाली, ये हमारे बैक पे होगी, ये हमें नज़र नहीं आएगी। तो आपने थंब को इस तरह से, फिंगर्स को इस तरह से प्लेस करना है कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा तो हमारा जो फिंगर्स हैं वो लाइक इस तरह से हो जाएंगी, अपवर्ड को फिंगर्स इस तरह से आ जाएंगी। और थंब जो है वो हमारा अगर इस तरह से आ जाए तो थंब हमारा आ जाएगा हमारे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे थंब बनेगा लेफ़्ट साइड पे। तो थंब ऊपर जो है वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का बनेगा नॉर्थ पोल, ये आपने याद रखना है। तो यानी कि ये फिर नॉर्थ पोल होगा और दूसरा ऑटोमेटिकली उसका साउथ पोल होगा। तो जो नॉर्थ पोल है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो ये निकल रही हैं, इमिट हो रही हैं यहाँ पे। और जो साउथ पोल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर हो रही हैं, तो ये इसका यहाँ पे एंड हो रहा है, यानी ये ख़त्म हो रही हैं। ये इसकी डायरेक्शन बनेगी सर्कुलर पाथ में सोलिनॉइड के अंदर। अगर एक और है, अगर कुछ इस तरह से वो कह दे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, वैसे तो वो हमने फाइंड कर ली है, लेकिन अगर इस तरह से कुछ सिनेरियो बन जाए कि ये एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही हैं और आगे हमने रखा हुआ है साउथ पोल और यहाँ पर हमने रखा हुआ है एक रॉड। ये रॉड जो है ना, इसके अंदर से करंट गुजर रहा है, ये रॉड है, इसके अंदर से करंट गुजर रहा है, इसको हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब इसमें आपने चीज़ समझनी वो ये है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो इस वक्त इस रॉड में इस तरफ को है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ को है। मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आपसे वो पूछ सकता है कि ये रॉड मूव करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी, तो फोर्स किधर को लग रही है, यानी ये साउथ की तरफ को जाएगा ये फोर्स लगा के, या नॉर्थ की तरफ को होगा, यानी राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा या लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा, हमने ये देखना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड, वो रूल क्या कहता है, उसके मुताबिक आपने लेफ़्ट हैंड लेना है कुछ इस तरह से कि जो आपका लेफ़्ट हैंड है उसका सपोज को ये थंब है और ये उसकी फिंगर्स हैं और ये उसकी पाम है, इसको पाम रूल भी कह सकते हैं। या आपने थंब और जो आपकी मिडल फिंगर है उसको, मिडल फिंगर को और बाकी जो फिंगर्स आपकी बच गई हैं सारी की सारी उनको फोल्ड कर लें, ये फोल्ड कर ली हम, ये फिंगर्स फोल्ड है। ये थंब है, जो थंब है ये इंडिकेट करेगा फोर्स को, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगी करंट को, ये आपने याद रखना। अगर पाम रूल इसके लिहाज से इसको देखना है तो पाम रूल में जो पाम है ये शो करेगी करंट को, फिंगर्स जो हैं शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को, जो थंब है ये शो करेगा फोर्स को। इसको याद करने का आसान तरीका आप इस तरह कह लें कि ये FBI रूल है। एफ से मुराद फोर्स है, बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड, आई से मुराद करंट। अब बस आपने ये याद रखना है कि जो मिडल फिंगर है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को शो करे, बस। बाकी जो फोर्स है और करंट है इसको जिससे मर्जी नोट कर लें। लाइक अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को साथ साथ आप नोटेशन बना भी लीजिएगा तो कोशिश करते हैं समझने की। लाइक ये करंट हमारा नीचे को जा रहा है तो पाम ने नीचे को शो कर दिया और फिंगर्स जो हैं वो हमने इस डायरेक्शन में कर ली लेफ़्ट, और जो थंब है ये अभी फ़िलहाल मेरी तरफ को आ रहा है। मेरी तरफ को मैं कह लेता हूँ क्योंकि आपकी तरफ को ये फ्रंट है तो ये मेरी फ्रंट में है यानी आपकी बैक में है, तो यानी मैं ये कहूँगा कि जो ये रॉड है ये मेरे फ्रंट की तरफ को मूव करेगा। बहरहाल इस तरह से डायरेक्शन को आपने देख लेना है, तो इसको खुद भी एक दफ़ा करके देख लीजिएगा, वैसे बहुत ईजी है ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ये आई गई है डायग्राम लगी हुई है, तो ये फोर्स को देखो, इसने यहाँ पे पाम को फोर्स बोला हुआ है, फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को करंट रखा हुआ है, तो ये कोई इशू नहीं है। बस फोर्स और करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। फील्ड वैसे क्या होता है, एरिया होता है अराउंड मैग्नेट, यहाँ पे आ जाएगा कि जिसमें कोई दूसरा अगर मैग्नेट आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है रिपल्शन की या अट्रैक्शन की, ये बात यहाँ पे है। उसके अलावा
हम बात करते हैं यहाँ पर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अगर मूविंग चार्ज उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है तो फार्मूला उसका लिए है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसमें आपने याद रखना है क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं, F जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा V के भी और F परपेंडिकुलर रहेगा B के भी। यानी जो फोर्स लगनी है वो जिधर को चार्ज मूव कर रहा है उसके 90 एंगल पे फोर्स लगेगी चार्ज के ऊपर, और जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है उसके भी 90 एंगल पे लगेगी फोर्स। ये आपसे पेपर में ना MCQs पूछ सकते हैं, तो आपको यहाँ से इस थ्योरी इस बात का पता होना चाहिए। अगर हम इसको ज़रा फार्मूले को सिंपली करें तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी की जगह पे वी बी और साथ साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे जो साइन थीटा है हमें पता है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 90 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 होगा मतलब साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो जो है वो फोर्स हो जाएगी मैक्सिमम आपकी F इज इक्वल टू क्यू वी और बी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मिनिमम फोर्स की, तो फोर्स मिनिमम कब होगी, जब थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ये थीटा किन के दरमियान ज़ीरो हो रहा है, साइन ज़ीरो हो जाएगा। साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो जो लगने वाली फोर्स है ये ज़ीरो हो जाएगी। हम इसको बोलेंगे कि ये मिनिमम फोर्स। ये जो थीटा है ये किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान है, याद रखना है आपने कि ये वी और बी के दरमियान है। अगर सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल है और ये यहाँ पर उसका साउथ पोल है और ये डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ पोल साउथ पोल की, और इसमें हम किसी मैग्नेट को किसी इलेक्ट्रॉन को इंटर करवाते हैं, लाइक इधर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी और जो चार्ज है ये मूव कर जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल चीज़ें बन गई हैं, तो याद रखना है कि जो फील्ड है हम इसको फिर शो करते हैं क्रॉस के साथ या डॉट के साथ। अगर तो क्रॉस लगे हुए हैं बहुत सारे तो इसका मतलब जो फील्ड है ये इन टू द पेज है, इन टू पेज। और अगर डॉट लगे हुए हैं बहुत सारे इसका मतलब है ये फील्ड जो है ये आउट ऑफ पेज है। आउट ऑफ पेज का मतलब फील्ड बाहर आ रही है और इन टू द मतलब फील्ड जो है वो अंदर को जा रही है, इनसाइड हो रही है। लाइक अगर ये नॉर्थ पोल रखा हुआ है मैंने और इसके सामने यहाँ पर साउथ पोल पड़ा हुआ है, तो नॉर्थ पोल से फील्ड निकलेगी और साउथ पोल में इंटर होगी। और अगर मैं दरम्यान में पेज रख दूँ तो पेज में फील्ड इंटर हो रही है और निकल रही है। तो इंटर अगर हो रही है इसको मैं यहाँ से देखूंगा, बनाना है यहाँ से, जो इंटर हो रही है तो इंटर होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम क्रॉसेस के साइन लगा देंगे। अगर मैं इसको इधर से देखूंगा तो इधर से तो फील्ड बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है, तो अगर मैंने इधर से देखना है तो उल्टी साइड पर मैं यहाँ पे डॉट डॉट लगा दूंगा ताकि आइडिया हो जाए कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ हुआ है। यानी अगर इस डायरेक्शन की बात करूँ तो मेरे सामने इसका नॉर्थ पोल है और लैपटॉप से पीछे या उस पेज के पीछे इसका जो है वो साउथ पोल बनेगा, ये इसका बनेगा। उसके बाद थोड़ी सी हम इसमें एक एक्टिविटी कर लेते हैं कि फील्ड लाइन मैं ज़्यादा बना देता हूँ। ये इनसाइड फील्ड है। अब आपने बातें ज़रा गौर से समझनी है, ये थ्योरी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये क्लियर होगी तो फिर उसकी बिना पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोज करें एक मूविंग इलेक्ट्रॉन मैं इसमें इन कर रहा हूँ। अब मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर आएगा इस फील्ड के अंदर तो इसके ऊपर एक फोर्स लगी। सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, अब इसके ऊपर फोर्स लगेगी। ये बात आपने याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिर्फ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स का मतलब ये है कि ये सिर्फ उसको डिफ्लेक्ट करता है, उसका पाथ चेंज कर देगा, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, लेकिन उसकी स्पीड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा ये बिल्कुल नहीं कर सकता। लाइक ऐसे MCQ अगर बन जाए कि चार्ज है वो आया पार्टिकल में तो उसकी किनेटिक एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो नो चेंज, ज़ीरो चेंज आएगा जी। क्यों ज़ीरो चेंज आएगा, क्योंकि उसने स्पीड को तो छेड़ना ही नहीं है, उसने तो सिर्फ जो है वो इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन जब इस फील्ड के अंदर आएगा तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर को है, तो मतलब करंट इस तरफ को है, ठीक है। और चार्ज की डायरेक्शन आ गई, वेलोसिटी भी इसकी इस तरफ को ही है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फ्रंट से आ रही है, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो मैं लेफ़्ट हैंड लगाऊं तो कैसे बनेगा, ये करंट है, तो करंट जिधर को चार्ज जा रहा है F B, और जो मेरी पाम है ये करंट को शो करेगी। तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स करंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो है वो आपकी फिंगर्स होनी चाहिए ये वाली। अब ये FBI की बजाय FBV बन जाएगा ना, तो जिधर को V है उधर को ही करंट होगा, जिधर को इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उधर को करंट होगा। तो करंट इधर को है और जो फील्ड लाइंस हैं
वो इधर को है, यानी नॉर्थ पोल से निकल के साउथ में जा रही हैं, और जो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड लगेगी। तो मतलब ये कि इसके ऊपर जो फोर्स है वो इस तरफ को लगेगी, तो चार्ज अपनी मोशन को रखते हुए मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। तो जब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड हो गया है, फील्ड की डायरेक्शन फिर ये है, और अब इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो कह लें कि आप राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। तो अब ये इधर को इसके ऊपर फोर्स लगेगी, लेकिन अपनी मोशन को जारी करते हुए थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये जो फोर्स लग रही है और ये जो फोर्स लग रही है एक ही डायरेक्शन में इधर सेंटर की तरफ लग रही है, तो इधर से भी सेंटर को फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इधर से भी सेंटर को फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रॉन मूव करता है इधर आ जाएगा। तो ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप समझ लें कि एक सर्कुलर ट्रैक बन रहा है। तो हमें फिर यहाँ से आइडिया हो गया कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो उसका जो ट्रैक है वो सर्कुलर बनेगा, और ये सिर्फ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है और ये कुछ नहीं है, और इसकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर वो ये हमसे पूछ लेता है, ये हमें पता होना चाहिए लाइक इधर कि थीटा अगर 90 नहीं है, ज़ीरो है, तो क्या होता है। तो इस समझ लें थीटा ज़ीरो का मतलब स्पीड भी उस तरफ को ही है और फील्ड भी उस तरफ को ही है, नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये साउथ पोल है। तो फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और जो इसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो भी इधर को ही है, तो वी भी उधर को ही है, बी भी उधर को ही है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई किसी किस्म की फोर्स नहीं लगेगी, इलेक्ट्रॉन बेंड नहीं होगा। इवन अगर थीटा 180 डिग्री यानी एंटी पैरेलल भी हो जाएगा तो भी इसके ऊपर कोई किसी किस्म की फोर्स नहीं लगेगी। अब भी वी और बी एंटी पैरेलल हो चुके हैं। अगर ऐसा हो जाए कि थीटा जो ना तो वो ज़ीरो है और ना वो 90 डिग्री है, तब क्या होगा। थीटा फॉर एग्जांपल थीटा जो है वो लेस देन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है और लेस देन 90 बीच की कोई कैटेगरी है, तो क्या होगा कि जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का वो हेलिकल हो जाएगा। हेलिकल स्प्रिंग जिस तरह होता है कि अगर ये सपोज वो पूरा रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, सर्कुलर पाथ भी बनाएगा और मूव करता हुआ ऐसे हेलिकल स्प्रिंग मूव करता हुआ आगे की तरफ को निकल जाएगा। फिर से याद रखें कि इसकी स्पीड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लॉरेंस फोर्स आ गया जी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्योंकि फोर्स अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इसी वजह से आ, दोनों फोर्सेस अगर कंबाइन किसी इलेक्ट्रॉन पर लगेंगी तो हम उसको बोलेंगे वो लॉरेंस फोर्स है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स दोनों एक साथ अगर किसी पे फोर्स पे पार्टिकल पे लगती हैं तो वो जो है वो लॉरेंस फोर्स कहलाएगी। तो इसका फार्मूला क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्यू ई की होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है अभी हमने उसको पढ़ा ये क्यू वी बी होता है। तो यानी ये बन जाएगा लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्यू कॉमन निकालें तो ई प्लस वी क्रॉस बी, क्रॉस बी, और इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। बस आपने इसको याद रखना नोटेशन को। जी, अब अगर हम बात करते हैं चार्ज टू मास रेशो की, तो चार्ज टू मास रेशो क्या है, ई बाय एम। इसमें आपको पता होना चाहिए चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू क्या होती है। वो होती है अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो होती है 1.7 क्रॉस 10 की पावर -11 कूलम पर किलोग्राम। ये आपने याद रखनी है। और ऐसे प्रोटॉन की भी निकाल लेनी है, प्रोटॉन का जो चार्ज है उसकी भी निकाल लेनी है। और ऐसे ही चार्ज टू मास रेशो जो है वो आपने न्यूट्रॉन की निकालनी, जो कि ज़ीरो होती है। पेपर में ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि जो न्यूट्रॉन है इसकी चार्ज टू मास रेशो क्या होगी। तो क्योंकि इसका चार्ज ही ज़ीरो है तो इसलिए फिर मैथ पे डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका ज़ीरो ही आ जाएगा। इसकी चार्ज टू मास रेशो ज़ीरो है। इसका फार्मूला क्या है वो हम अभी आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको इधर ही डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर ट्रैक में घूमते हैं। तो सर्कुलर ट्रैक में हमें पता चल गया कि एफ सी यानी उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने देख लिया क्यू वी बी है। तो दोनों को इक्वल कर दें तो ये बन जाएगा एम वी स्क्र ओवर आर इज इक्वल टू द क्यू वी और बी। तो क्योंकि हमने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करनी है तो ये मास इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, एक वी से एक वी कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा क्यू, ये एम डिवाइड हो गया, एम इज़ इक्वल टू, ये वी इधर ही पड़ा हुआ था
और डिवाइड बाई ये आर था, ये वाला बी दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, तो ये बन जाएगा चार्ज टू मास रेशो इज इक्वल टू वी आर बी। आर से मुराद है वो रेडियस कितना बना रहा है, और बी से मुराद है कि आपने कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई की हुई है, और वी से मुराद है उसकी स्पीड कितनी है। आपको ये चीज़ें पता होगी तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं। हाँ, अगर इसमें वो ये कह दे कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को फील्ड में जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं, सपोज वो एक इलेक्ट्रॉन को और एक हमने पॉजिटिव चार्ज दोनों को फील्ड में जो है वो रिलीज़ किया, मिड से हम करें, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इस तरफ को हम रिलीज़ कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर सपोज को इधर को बेंड होता है, एक सर्कुलर ट्रैक बनाता है अपना अपवर्ड, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये अपना डाउनवर्ड में डिफ्लेक्ट होगा और इसका सर्कल इस तरह से बनेगा, और इलेक्ट्रॉन का सर्कल जो है वो इस तरह से बनेगा। दोनों के सर्कल जो है वो ऑपोजिट होंगे एक दूसरे से, तो क्योंकि चार्ज ऑपोजिट हैं तो प्रॉपर्टीज इसकी ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। और अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट की, तो हमें फिर आगे जाके उसको चले देखते हैं, बी निकाल लेते हैं आगे जाके। यूनिट जिस मर्जी फार्मूला से निकाल लें एक जैसा ही आंसर आएगा। आगे है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका फार्मूला होता है फिजिकल टू वाई एल बी। कितनी फोर्स लगेगी अगर एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, ये उसको मेजर करने का फार्मूला है। तो जो एल बी है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, सॉरी आई एल, तो ये बन जाएगा एफ ओवर आई एल इज इक्वल टू बी। अगर हमने इसके यूनिट निकालना है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, आई का जो यूनिट है ये करंट एम्पेयर, और लेंथ का यूनिट जो है वो बन जाएगा न्यूटन, तो ये बन जाएगा मीटर, सॉरी, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, तो ये इसका यूनिट बन जाएगा। और इसको हम टेस्ला भी बोलते हैं, एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है हमने इसका यूनिट टेस्ला। अब ये भी याद रखना है आपने कि जो 1 टेस्ला है ये इक्वल टू होता है 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होता है, गॉस। जिसमें छोटा यूनिट है, जैसे करंट का करवाया था आपको, स्टैट एम्पेयर भी होता है, एम्पेयर भी होता है, ऐसे पेपर में ये यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। और इसमें और कुछ नहीं है कंडक्टर में, हो गई सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला पेज जो है वो हमारा अम्पेयर लॉ आ गया। अम्पेयर लॉ होता है कि इसको अम्पेयर लॉ और अम्पेयर सर्कुलर लॉ भी कहते हैं, या पॉइंट सर्कुलर लॉ ही बस रखें, अम्पेयर सर्कुलर लॉ भी इसको बोलते हैं। ये आई आएगा। ये कब होता है कि अगर एक तार है, एक वायर, उसमें से करंट गुजर रहा है, फिर दूसरी वायर उसमें से भी करंट गुजर रहा है, दोनों में से करंट गुजर रहा है, इसमें इधर को जा रहा है, उसमें अपवर्ड है, एक में लो है, डाउनवर्ड है, और एक और वायर है उसमें भी करंट जा रहा है, और इसमें भी जो करंट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो इन तीनों तारों को इकट्ठा कंबाइन एक एक जो है वो ग्रिप कर दिया गया है, तो इससे पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी, तो उसको अगर हमने मेजर करना है तो हम उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं कि बी इज़ इक्वल टू बी डॉट डेल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर एक तार हो तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ऐसे। तो ये जो टर्म बी डॉट डेल्टा एल है ये इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई के। तो जो म्यू नॉट है ये असल में परमेबिलिटी है। परमेबिलिटी क्या होती है, किसी मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड गुजरने की एबिलिटी, ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए, 4π×10⁻⁷ होती है। और यूनिट की बात करें तो ये होता है वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। कैसे बना हम इसको आगे जाके देखते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लगाई है, इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा कि ये एफ क्यू बी है, एफ आई बी एल है, और ई एम एफ इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती डेरिवेशंस को, यहाँ पे सिर्फ हमने स्टडी करना होता है। आ गया जी गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या है, ये एक मेजरिंग डिवाइस है, ये सेंसिंग डिवाइस है जो करंट को सेंस करती है, ठीक है। और इसको हम गैल्वानोमीटर से आगे बहुत सारी डिवाइसेस बना सकते हैं, वो सारी गैल्वानोमीटर से ही बनेगी। जैसे हम उसमें से एम मीटर बना सकते हैं, ठीक है, जैसे हम उसमें से वोल्ट मीटर बना सकते हैं, तो जैसे हम उसमें से ओहम मीटर बना सकते हैं जो रेजिस्टेंस को मेजर करेगा। तो ये याद रखना है कि जो एम मीटर है ये एम्पेयर में करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर जो है वोल्ट में करंट मेजर करता है, और जो ओहम मीटर है ये ओहम में रेजिस्टेंस को मेजर करती है। अगर इन तीनों को मिला दें हम, तो तीनों को मिला के जो चीज़ बनेगी हम उसको बोलेंगे एवोमीटर। एवोमीटर क्या काम करता है,
एमीटर वोल्ट मीटर और ओहम मीटर इकट्ठा कंबाइन करता है, जो करंट को एम्पेयर में, वोल्ट मीटर में वोल्ट को वोल्ट, पोटेंशियल को वोल्ट में और रेजिस्टेंस को ओहम में मेजर करता है, हम इसको बोलते हैं। और इसमें एक फार्मूला होता है जो होता है टॉर्क इज इक्वल टू NIB/AB। ये टॉपिक हमने वैसे छोड़ दिया, इसको भी देख लें अभी। ये टॉर्क का फार्मूला होता है NIAB, यानी अगर नंबर ऑफ टर्न्स, N से मुराद नंबर ऑफ टर्न्स है, I से मुराद करंट है, A से मुराद एरिया और B से मुराद मैग्नेटिक फील्ड है। तो साथ वैसे कोस थीटा यहाँ पर आता होता है, यानी थीटा इज इक्वल टू अगर 90 है तो टॉर्क वहाँ पे 0 प्रोड्यूस होगा, और अगर थीटा 0 है तो टॉर्क वहाँ पर मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। ये थीटा किन के दरमियान है? ये मैग्नेटिक फील्ड और उस का जो एरिया है तार का, उसके दरमियान एंगल है। उसके अलावा अगर मैक्सिमम टार्क हो तो NIAB आ जाएगा, और यहाँ पे जो गैल्वानोमीटर में टार्क पैदा होता है उसकी डिटेल में ये इक्वल टू होता है C थीटा के। अगर हम दोनों को इक्वल करें तो ये बन जाएगा NIAB इज इक्वल टू C थीटा, और अगर हम थीटा फाइंड कर लें इसमें से तो ये बन जाएगा और एक नंबर ऑफ टर्न के लिए बात करें तो ये बन जाएगा BNIAB/C इज इक्वल टू थीटा। अगर करंट उसमें से एक एम्पेयर गुजर रहा हो तो ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू BAN/C। कलर चेंज हो गया है, ओवर C। तो ये थीटा आ गया। ये यहाँ पे ये कहलाता है, ये जो BAN/C है इसको बोलते हैं, ये जो C है इसको बोलते हैं टॉर्शनल कपल। टॉर्शनल कपल यानी वो जो नीडल है वो कितनी घूम रही है, कैसे घूमेगी। और ये जो फार्मूला है, ये जो BAN/C है, ये इसमें साथ I भी आना है। I 1 एम्पेयर नहीं होगा, I आएगा साथ। तो ये जो टर्म है BAN/C, इसको बोलते हैं, ये K है, ये गैल्वानोमीटर कांस्टेंट है। तो यानी ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू KI। अगर हमने उसको गैल्वानोमीटर को सेंसिंग बनाना है, सेंसिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा करंट को सेंस करे, थोड़े से करंट भी गुजरे तो वो उसको पता चल जाए, तो वो हमें इन तमाम फैक्टर को जो है वो साथ शामिल करना होता है। तो याद रखना इसकी जो सेंस है गैल्वानोमीटर की, ये लेंथ के डायरेक्टली होती है, और डायमीटर जो वायर का है या उसकी जो थिकनेस है उसके साथ इसका जो ताल्लुक है वो इन्वर्सली होता है, ठीक है, सेंस का। तो ये डायरेक्टली है सेंस के साथ। टॉर्शनल कपल के साथ लिख दें तो बात एक ही है। ये आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें गैल्वानोमीटर से एमीटर बनाने की, तो जो एमीटर है, अगर हम गैल्वानोमीटर के साथ जो है वो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये जो चीज़ अब हमारे साथ सामने आ गई, ये सारा ये एमीटर बन गया है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस इसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर आपने फाइंड करनी है शंट रेजिस्टेंस कितनी लगानी पड़ेगी तो गैल्वानोमीटर कितना बनेगा, तो फार्मूला होता है IG/I - RG। IG से मुराद गैल्वानोमीटर में से कितना करंट गुजर रहा है, और I से मुराद ये कि टोटल करंट कितना इसमें से सर्किट में जो है वो आ रहा है। RG गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, तो हम शंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर में सिंपली अगर गैल्वानोमीटर है उसके साथ हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा देंगे, इसका नाम होता है हाई रेजिस्टेंस। तो ये जो सारा सर्किट है ये अब वोल्ट मीटर का बन चुका है, और इसमें हाई रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है V/IG - RG। ये फार्मूलाज आपको बस आने चाहिए। हाई रेजिस्टेंस, ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये हमने बहुत लो लगानी होती है, बहुत लो लगानी होती है, इसलिए इसको शंट या बाईपास रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हमने थ्योरी कर लिया, अब हम जरा MCQs को देखते हैं। वो कहता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दो चार्जेस दे दिए उसने, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। कहता है कि जी विल बोथ मूविंग विद सेम वेलोसिटी, उसने बता दिया कि इसकी जो वेलोसिटी है वो फिक्स है। एंड इंटर इन द रीजन, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होते हैं, परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के साथ। तो साइन 90 आ गया, यानी कि ये मैक्सिमम लग रही होगी। ये ज़रूरत नहीं है, वैसे उसने परपेंडिकुलर बता दिया, दैट्स इट, ये काफ़ी है। फिर वो कहता है कि दे विल नो मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। their time period and their orbital radii। तो यहाँ पे हमें दो तरह के रिलेशन फाइंड करने हैं, एक टाइम के साथ फाइंड करना है, दूसरा रेडियस के साथ देखना है कि क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फॉर्मूला देखें, यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है FC = mv²/r होता है। दूसरा पढ़ा है जी हमने मैग्नेटिक फील्ड का QVB
क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा ना तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है। दोनों फोर्सों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो एम वी स्क्वेयर ओवर आर इज इक्वल टू क्यू वी और बी हो जाएगा। बी से वी कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा एम वी ओवर आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। ज़रा गौर करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें पहले पहले क्योंकि रेडियस एक जैसे ही इसको देख लें, शायद ये ना हो, तो ये v यहाँ पे नहीं आएगा, ये बन जाएगा एम वी ओवर क्यू बी इज इक्वल टू आर। ये फार्मूला बन गया, डायरेक्ट फार्मूला वैसे आ जाना चाहिए आपको। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स क्योंकि दोनों का डिफरेंट है, स्पीड उसने बता दिया फिक्स है तो इसको भी छोड़ दें। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड एक ही है उसको भी ख़त्म कर दें। और जो चार्ज है क्योंकि वो भी फिक्स है, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है, बस जो है वो साइन का फ़र्क होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस का जो मैस के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जिसका मैस ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का मैस जो है वो ग्रेटर है, ज़्यादा मैस है देन इलेक्ट्रॉन से, तो इसका जो रेडियस है वो भी लार्जर बनेगा। ठीक है, और चूँकि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस है प्रोटॉन से, तो इसका जो रेडियस है वो भी जो है वो स्मॉल बनेगा। तो कोई एक का रेडियस ज़्यादा है, एक का कम है, तो फिर रेडियस तो सेम नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा। बाकी रही टाइम की बात, अब देखें सपोज करें कि ये इतना रीजन मैग्नेटिक फील्ड का है और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सपोज को इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, तो चूँकि इलेक्ट्रॉन का रेडियस स्मॉल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस है, और प्रोटॉन का जो रेडियस है वो ग्रेटर होगा, तो मान लें ये प्रोटॉन का रेडियस है। यहाँ से आप देखें कि जिसका सर्कल छोटा होगा उसको टाइम भी कम लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है वो लेस बनेगा उस सर्कल को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन जो प्रोटॉन है उसका जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, लार्ज टाइम रिक्वायर या ग्रेटर टाइम रिक्वायर्ड दैन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से तो चल गया पता कि इनका टाइम पीरियड सेम नहीं हो सकता। और रहा इलेक्ट्रॉन का टाइम हायर, नहीं इलेक्ट्रॉन का तो सर्कल छोटा है तो टाइम भी कम लेगा। ठीक है, हाँ प्रोटॉन का जो टाइम है वो ज़्यादा होगा, तो इसका फिर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ये इसका राइट ऑप्शन। इसको देख लेना ये ध्यान से। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। वो कहता है जी, अब एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैस, इसकी थोड़ी सी मैं ज़रा कर लूँ अप डाउन। वो कहता है इलेक्ट्रॉन ऑफ मैस, मैस दे दिया है और उसने कहा है भी चार्ज है उसका, मूविंग इन ना स्पीड विद द स्पीड, उसने वेलोसिटी बता दी है 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड है। फिर कहता है वेयर इंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा तो वो जाहिर सी बात सर्कुलर ऑर्बिट में चला जाएगा, और उसका जो रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट का वो 0.1 मीटर है। फिर वो कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी बताना है कितनी होगी। तो सॉल्व करते हैं जी इसको। अब इसमें बी भी आ रहा है और आर भी आ रहा है और वी भी आ रहा है, तो ये हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, क्यू बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। नहीं ये नहीं लग सकता, इसको क्लियर करना पड़ेगा। फार्मूला है जी एफ इज इक्वल टू, पहले जो हमने पढ़ा है एम वी ओवर क्यू बी इज इक्वल टू आर। बी फाइंड करनी है तो एम वी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू बी। इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। वैल्यू पुट करने से क्या होगा, मैस क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मैस 9 × 10 की पावर -19, सॉरी 31, नॉट -19, -19 है, सॉरी 31 है। और वेलोसिटी की बात करें तो उसने बताई है कि 10⁻⁶ है, ओवर अगर हम बात करें चार्ज की तो 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज होता है। और आर की बात करें तो उसने बताया हुआ कि जो कि 0.1 है। 0.1 को अगर हम 10 बना लें और ये तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 9 × 10 की पावर -31। और इसकी तरह तरतीब लगा लें, 9 × 10 की पावर -31 × 10 की पावर 7, और ये जो माइनस का 19 ऊपर जाएगा ये प्लस का 19 हो जाएगा, 10 की पावर ये भी 19 ओवर 1.6।
16 हो अगर ये, तो ये 9, ये 5 पॉइंट समथिंग बन जाएगा ये, और 5 पॉइंट समथिंग इसमें यहाँ पर यही है, तो बस आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर यही हमारा आंसर होगा। हाँ, अगर ज़्यादा ऑप्शन 5 पॉइंट समथिंग के हो तो फिर उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। कार भी लेंगे तो 19 और 7 मिला के 26 बन जाएगा, और 31 वो है तो मिलाएंगे तो 5 ही आ जाएगा माइनस का। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। ये वही आ गया है, टू इनफिनाइटली लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। ये सपोज करो एक वायर है, इसमें भी करंट इस तरफ को जा रहा है, और दूसरी वायर ये है, ये भी करंट इस तरफ को जा रहा है। देन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P लाइंग मिड वे बिटवीन देम। इनके मिड में कोई यहाँ पर पॉइंट है, उस पर जो है वो कहता है कि कितना ये फील्ड लग रही होगी। वैसे ही आपने बात याद रखनी है कि अगर एक वायर है, दो वायर है, उसमें जो करंट चल रहा है, करंट जा रहा है, ये मैग्नेट की बात कर लें, ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर होती हैं, ये हमें इस बात का है आइडिया। लेकिन साथ आपने ये भी याद रखना है कि इसके जो एंड पॉइंट होंगे, उन एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। वो चाहे नॉर्थ पोल है चाहे साउथ पोल है, इन दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जो मिड वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर जो फील्ड है वो इतनी वीक है कि हम उसको स्ट्रॉन्ग के मुकाबले में ज़ीरो कंसिडर करते हैं। तो ये फोर्स यहाँ पे ज़ीरो है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर करंट है, फॉर एग्जांपल एक वायर है, इसमें करंट चल रहा है, दूसरी वायर में भी करंट चल रहा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों की फील्ड लाइंस होगी। राइट हैंड रूल से इसकी फील्ड लाइन अगर निकाली जाएगी तो ये इसकी डायरेक्शन बनेगी ये वाली, और अगर मैं राइट हैंड रूल से इसकी भी फील्ड निकालूँ तो इसकी डायरेक्शन भी बनेगी ये वाली। ठीक है ना, दोनों की सेम डायरेक्शन। आप देख रहे हैं कि ये जो सर्कल बना रही है वो कुछ ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, और ये सर्कल जो बना रही है ये क्लॉकवाइज सर्कल है, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर इनकी जो फील्ड है बी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होगी। ठीक है, तो जब ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील्ड वीक होगी तो, और ये करंट भी जो है इन दोनों में I1 I2 के सेम है, तो फिर जो फील्ड पैदा होगी वो भी V1 B2 के सेम होगी, लेकिन इनकी चूँकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये कैंसिल आउट कर देंगे दोनों के इफेक्ट को। तो फिर इस मिड पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बनेगा डी। ठीक है जी, ज़ीरो होगी फील्ड यहाँ पे। अगले MCQs की तरफ अगर हम चलें, प्रोटॉन एंड अल्फा इंटर द सेम वेलोसिटी। उनकी वेलोसिटी फिक्स है जी, याद रखना है। 90 एंगल पे, थीटा उसने बता दी 90 डिग्री है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब बी भी फिक्स है। रेशियो ऑफ रेडियस, हमने दोनों का रेडियस अगर हम प्रोटॉन को 1 करें तो R1 है और अल्फ़ा R2 हो जाएगा। दोनों का रेडियस देखें तो फार्मूला हमने पीछे ही पढ़ा, MV/B और एक साथ Q आ जाएगा इक्वल टू द R। चार्ज फिक्स है? नहीं, चार्ज फिक्स नहीं है। प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है और अल्फ़ा का चार्ज +2 होता है। मास भी फिक्स नहीं है, बी फिक्स है और ये वेलोसिटी फिक्स है। तो रेडियस का जो मास के साथ रिलेशन है वो डायरेक्ट है। मास का ही यहाँ पे कर लें, चार्ज किससे भी करेंगे तो उस चार्ज की ज़रूरत नहीं है, वैसे मास से ही पता चल जाएगा हमें। तो मास जो है वो, अल्फ़ा का जो मास है वो, अल्फ़ा जो है ये होता है, और प्रोटॉन जो है वो, कोई भी प्रोटॉन है वो, उसका मास जो है 1 होता है। अच्छा, यहाँ पे ये बात जानना आपको बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर 2 प्रोटॉन है और इसके ऊपर 1 प्रोटॉन है, तो चार्ज ही कंसिडर करना पड़ेगा। चलिए मैथ से भी कर लें। 2 प्रोटॉन है तो इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका रेडियस भी ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो चूँकि एक का दूसरे से 2 गुना है, प्रोटॉन वाले का अगर हमने ले रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ जो है वो अल्फ़ा, ये इक्वल टू होगा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय द मास ऑफ अल्फ़ा। तो वैल्यूज़ पुट करें अगर हम दोनों की, तो प्रोटॉन का मास 1 है और इसका 2 है, तो ये 1:2 बनेगा। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ गया। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम मास की बात करें तो यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे 1 है, तो ये 1:4 बनना चाहिए। 1:4 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जो बाकी 2 हैं वो न्यूट्रॉन होंगे,
और जो न्यूट्रॉन हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, ज़ीरो इफेक्ट होता है, वो कोई डिफ्लेक्ट नहीं करते न्यूट्रॉन को। तो न्यूट्रॉन का फिर डिफ्लेक्शन शो ही नहीं होगा, तो फिर वो उनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो इसीलिए हम जिसकी बात करेंगे वो सिर्फ बात करेंगे प्रोटॉन की, कोई वही डिफ्लेक्ट करते हैं। ऑफ तो इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी, न्यूट्रॉन इंटर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी वी परपेंडिकुलर डायरेक्शन लाइन ऑफ फोर्स, द फोर्स ऑन न्यूट्रॉन। लें जी, फोर्स ऑन न्यूट्रॉन जीरो होगा, उसकी रीज़न भी मैंने पीछे आपको बता दी है, अब ये आप खुद सॉल्व कर सकते थे। अगला है जी, रेक्टेंगल लूप कैरिंग कन्वेंशनल करंट। इसमें जो है कन्वेंशनल करंट चल रहा है, यानी जो प्लस से माइनस की तरफ चलता है, और लूप की बात हुई है, तो लूप अगर ये प्लस है तो ये माइनस है। नियर लॉन्ग स्ट्रेंड फिक्स वायर कैरिंग इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इसमें जो करंट गुजर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ, तो ये माइनस है, फिर ये प्लस है। कहता है कि द लूप एक्सपीरियंसेस फोर्स, इसके ऊपर का फोर्स लग रही है और किधर को लग रही है। अगर हम इनकी बात करें डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ को होगी। अच्छा, इसको ऐसा ना समझे, इसको इस तरह से देख लें, इससे भी आसान तरीके से इसको देख लें। इसमें अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें, जो तार है इसमें, तो इसमें कुछ इस तरह होगा कि कन्वेंशनल करंट बन जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कन्वेंशनल करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन जाएगा अगर इसमें गुजर रहा हो तो। वैसे हमने सिर्फ कंसीडर किया है, और इसमें जो डायरेक्शन की करंट की है वो तो भी अपवर्ड है। तो दोनों, अगर तो करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम चल रही, तो दोनों अट्रैक्ट करती हैं आपस में एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे दोनों की जो डायरेक्शन अब ऑपोजिट हो गई है, तो ये रिपेल करेंगी। उसने कहा है जो स्ट्रेट वायर है ना, ये फिक्स वायर है, ये मूव नहीं कर रही, ये फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो फिर लूप मूव करेगी, तो ये लूप किधर को मूव करेगी, ये लूप क्योंकि रिपेल करना है तो ये लूप इसको पुश करेगा, तो ये इस तरफ हो जाना शुरू हो जाएगा, तो ये फार अवे फ्रॉम द वायर हो जाएगा। तो उसने लिख दिया एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स फार अवे फ्रॉम द वायर, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, अब बी आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें ज़रा। कहता है 100 मीटर वायर, 100 मीटर वायर है, उसने लेंथ बता दिया जी 100 मीटर। फिर कहता है करंट है, करंट उसने बता दिया कि ये 10 एम्पेयर है। फिर बता दिया उसने मैग्नेटिक फील्ड, और कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये 0.23 टेस्ला की है, और एंगल उसने बता दिया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन वायर, वायर पे कितनी फोर्स लगेगी। अब फार्मूला दे के आपको समझ आ जानी चाहिए, इसमें एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा वाला फार्मूला लगेगा। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं, एफ इज इक्वल टू आई की वैल्यू 10 है, और एल की वैल्यू 100 है, 100, और जो टेस्ला है 0.23 है, और साइन जो है यहाँ पे 45 डिग्री है। इसको मुझे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा, ये 10 की पावर 3, और 0 पॉइंट, चलो बाद में लिख लेते हैं आप, ये 0.23 आ जाएगा, और साइन 45 को सॉल्व करेंगे, ये 1/2 अंडर रूट होता है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू 0.23 क्रॉस 10 की पावर ये है, ये बन जाएगा 230 क्रॉस 1/2 अंडर रूट। अब यहाँ पे 1/2 अंडर रूट में एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, ये नहीं है सॉरी, एक ये आंसर है, ये भी नहीं बनता। 1/2 में तो ये का आंसर है, और जो कि इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब फिर ये आंसर तो नहीं होगा। और इसकी बात करें तो ये भी नहीं मैच कर रहा, अगर ये ऊपर ले आया तो ये, बाकी चलो देख लेते हैं। अगर इसको 1/230 को हम ब्रेक करें, ये बन जाएगा 115 क्रॉस 2/2 अंडर रूट। इसके ऊपर 2 अंडर रूट लगा भी ले, स्क्वायर भी लगा लें, तो एक 2 अंडर रूट से एक 2 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 115 साथ 2 अंडर रूट आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका। बस इस तरह से कुछ चीज़ें जो है वो हमें वक्ती तौर पर उसको देखना भी पड़ता है। नेक्स्ट है जी, कहता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर इस कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पेयर, उसने आई बता दिया कि ये 2 एम्पेयर है, और मैग्नेटिक फील्ड बता दी उसने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो हम आर लिख लें, इसको एल लिख लें या एस लिख लें, ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को अगर हम रिजॉल्व करें तो ये बन जाएगा 0.01 मीटर।
फ्रॉम द वायर, तो ये डिस्टेंस है, या क्योंकि लॉन्ग वायर है तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के इर्द गिर्द जो फील्ड बनती है वो सर्कुलर ट्रैक में बनती है, तो ये रेडियस ही दिया हुआ है। और हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करनी है। तो इसके ऊपर ओहम लॉ लगेगा, सॉरी एम्पेयर लॉ लगेगा, जो होता है बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन ओवर एल कर लो चलो। तो ये सॉल्व करें, इसको बी फाइंड करना है हमने। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई क्रॉस 10 की पावर माइनस 7 होता है, और एन नंबर ऑफ लूप इसमें सिर्फ एक ही है, कोई ज़रूरत नहीं है, और जो करंट है ये 2 है। जो एल है यहाँ पे ये लेंथ नहीं है, मैंने बताया ये रेडियस है। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर ट्रैक बना रही है, तो सर्कुलर ट्रैक का जो ये पूरी लेंथ बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये सारी इसका सर्कमफ्रेंस है, तो ये 2 पाई आर होता है। तो ये 2 पाई आर से लेंथ पता चलेगी, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 4 पाई, 2 पाई से ये कैंसिल होकर बन जाएगा 2 क्रॉस 10 की पावर -7 इंटू फिर से 2 डिवाइड बाय ये जो आर है इसकी वैल्यू उसने बताई हुई है हमें 10 की पावर -2 कर लें। 10 की पावर -2 भी एक ही बात है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 क्रॉस 10 की पावर -7 और ऊपर जाके +2, 4 क्रॉस 10 की पावर -5। उसने कहा गॉस में लिखें, तो रिलेशन आपको पता है टेस्ला का, कि जो 1 टेस्ला ये इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। तो अगर हम इसके साथ लगा दें गॉस, गॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा 4 क्रॉस 10 की पावर माइनस का 5 है, 4 निकल जाए इसमें तो 4 अगर इसमें से निकल जाएंगे तो ये 1 बचता है माइनस का, जो कि 1 तो है ही नहीं, हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दी हो। माइनस का 2 है, नहीं यहाँ पर हुई है, ये माइनस का 1 आना है। 10 सेंटीमीटर है ना, 10 को अगर हम डिवाइड करें 100 के साथ तो ये 0.1 बनता है, तो ये -1 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर -6 हो जाएगा। और 6 में से अगर हम -6 क्रॉस 10 की पावर 4 लगा दें, तो ये 4 क्रॉस 10 की पावर -2 गॉस बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बात छोटी सी मिस्टेक कैलकुलेशन वाली हो जाती है, इसको ज़रा आप लोगों ने देख लेना है। अगला एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यू ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। कहता है वर्टिकल वायर है, वर्टिकल वायर है, और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है जो कि इनटू द पेज है, यानी करंट इस तरह से जा रहा है पेज के, ये पेज रखा हुआ है तो करंट इसमें से इस तरह से गुजर के इस तरह से करंट आ रहा है, ये करंट बनता है इसमें से, ठीक है जी। और फिर वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएं। अगर ये ऐसे करंट बनता है तो करंट की डायरेक्शन में हमने राइट हैंड रूल लगाना है, तो ये इस तरह से बनेगा। तो जो करंट जो हमारी बन रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये क्योंकि हमारा फिंगर्स शो कर रही हैं इस तरह से, इधर को इस तरह से, यानी अगर ये ईस्ट है ये सामने, तो ये हमारे फिंगर की कर जो फिंगर्स हैं कुछ ये इस डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में। तो उसने कहा पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट से ये इस तरह को गुजरता हुआ ये साउथ की तरफ जाएगा, क्योंकि ये सर्कल बनना है, इस तरह से सर्कल डेवलप होना है, तो सॉरी ये वेस्ट की तरफ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ये आएगा कि वेस्ट की तरफ गया है। होप सो इसकी समझ आ गई होगी। ये न्यूमेरिकल आप देख लें, इसको आपने खुद ही करना है राइट हैंड रूल लगा के, इस एमसीक्यू को देख लीजिएगा। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे मोस्टली इसमें जो है वो कंफ्यूज ही रहते हैं, इसको ज़रा देख लीजिएगा। कहते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज बी, सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड है, और इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से लगा लें, ये नॉर्थ पोल है, सॉरी ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ पोल में एंटर होती हैं। फिर वो कह रहा है कि रेडियस इज डबल्ड, आर उसने कहता है 2r कर दिया है, एंड करंट इज आल्सो डबल, तो करंट भी डबल कर दिया, आई से 2r बना दिया, 2i बना दिया है, और मैग्नेटिक फोर्स बता दें कितनी होगी। अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें अम्पेयर लॉ लगेगा यहाँ पे, क्योंकि सेम सिचुएशन नज़र आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड का और रिलेशन नहीं है। कुछ बच्चे समझते हैं शायद इसमें लगेगा बी डायरेक्टली है आई के साथ और बी जो है वो इन्वर्सली है आर के साथ, और कम्बिनेशन को इकट्ठा कर दें तो बी डायरेक्टली आई के साथ और इन्वर्सली आर के साथ। तो हमने
टू करंट कर दिया और टू रेडियस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी डायरेक्टली आई ही आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ये बनेगा। हालांकि ये ऑप्शन नहीं बनता, ये गलत है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखें बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई, बी डॉट ऐसे पूरा अगर हम देखें फॉर्मूला तो ये भी होता है बी डेल्टा एल। यहाँ पे डेल्टा एल आएगा क्योंकि ये पूरी जो तार है ना वो लेंथ किसी की वो लूप है पूरी ये। अब यहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है वो करंट है। आप देख रहे हैं इसमें फार्मूले में कोई किसी भी जगह पे रेडियस तो आ ही नहीं रहा, और वैसे भी जो रेडियस इज डबल्ड magnetic field inside a current carrying solenoid is B, radius is doubled and current through it is doubled magnetic field inside the solenoid। अगर वो कहता है ना कि बाहर का बताओ, सोलिनाइड से दूर, सोलिनाइड से दूर यहाँ तक का बताओ, तो ये जो फील्ड लाइन है सर्कल बना रही हैं, तब ये शायद कुछ मैटर करता है, शायद नहीं फिर कंफर्म करता। वैसे जो फील्ड लाइंस की जो बनती है डायरेक्शन में कुछ इस तरह से बनेगी कि ये फील्ड लाइन बन रही है, ये रेडियस बन रहा है इसका सेंटर से यहाँ तक ये आ रहा है, तो इसकी तो बात ही नहीं की। उसने तो बात की है कि विद इन द सोलिनाइड, तो विद इन द सोलिनाइड जो है वो रेडियस नहीं पड़ेगा क्योंकि सोलिनाइड तो उतना ही रहा है जिसकी उतनी लेंथ है, तो ये तो नहीं बढ़ा। फील्ड का जो है वो डिस्टेंस डबल, और उसकी ज़रूरत नहीं, हमने इनसाइड फाइंड करना है, तो इसीलिए जो करंट है सिर्फ वो डबल करेंगे। तो अगर हम करंट डबल करते हैं तो बी डायरेक्टली है आई, इस फार्मूले से हमें पता चल रहा है। तो करंट डबल करने से मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी, तो फिर ये ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो इस तरह की बातों को आपने गौर करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू इससे रिलेटेड ही आ गया है। अब ये देखें वो पूछ रहा है कि आर डिस्टेंस है, तो ये ऑप्शन बी बनेगा। वैसे खुद सॉल्व करें आप लोग, इसको देखें कैसे आया है। वैन चार्ज पार्टिकल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड एंगल 0, उसका थीटा 0 है, तो उसके ऊपर कोई किसी किस्म की फोर्स नहीं लगेगी, नो फोर्स एक्ट ऑन इट। तो इसका मतलब उसका वो अगर स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट में ही जाता रहेगा, कोई हिलैक्स सर्कल कोई पाथ उसका नहीं बनेगा। लॉरेंस फोर्स है, इसको खुद एक दफ़ा देखें, खुद आप कर सकते हैं। ये इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ऐसे एमसीक्यूज। कहते हैं अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन हैव सेम मोमेंटम, यानी इनके जो मोमेंटम्स हैं वो फिक्स हैं। और अगर चलें इंटर इन यूनिफॉर्म रीजन, यानी बी भी इसकी फिक्स है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिक्स है। मैग्नेटिक फील्ड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड, हमने रेडियस की रेशियो चेक करनी है। पहले अल्फ़ा है तो रेडियस ऑफ अल्फ़ा और रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ये हमने चेक करना है कैसा बनेगा। फार्मूला अगर देखें तो हमने पढ़ा हुआ है एम वी ओवर क्यू बी इज इक्वल टू आर। अब चार्ज यहाँ मैटर नहीं करेगा क्योंकि उसने मोमेंटम की बात की, बी वैसे फिक्स है, तो आर डायरेक्टली है मोमेंटम के साथ। जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। और मोमेंटम में हम देखें तो इसका जो रिलेशन है वो मैस के साथ है, एम वी, और वी के साथ भी है, क्योंकि दोनों का सेम रिलेशन है, तो इसलिए हम मैस ही चेक कर लेते हैं। जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका रेडियस बड़ा बनेगा, सर्कुलर ऑर्बिट बड़ा बनेगा। और एक अल्फ़ा पार्टिकल है, इसका मैस में 2 प्रोटॉन है और इसके मैस में 1 प्रोटॉन है, तो इसका रेडियस डबल बन जाएगा पहले वाले से। तो अल्फ़ा पहले लिखा हुआ है तो ये बनेगा 2:1। 2:1 चूँकि इसमें है नहीं, इसके करीब करीब आंसर फिर यही बनेगा 1:2। तो आपने ये इसको लगा देना है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। हाँ जी, इसका सी ऑप्शन ही बनेगा। वैसे वो न्यूमेरिकल हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ था। द चार्ज पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ये ज़रा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसको देखें। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या क्या कन्फ्यूजन आती है हम उसको भी देखते हैं। सोलिनॉइड है, ये हम सपोज करें ये एक सोलिनॉइड है और ये इसके साथ कोई बैटरी लगी हुई है। इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाए तो सपोज करो ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। द पार्टिकल इनसाइड द सोलिनॉइड, हमने एक पार्टिकल रिलीज़ किया इसमें, लाइक हम कहते हैं कि हमने ना इलेक्ट्रॉन रखा है यहाँ पे। वो पार्टिकल ये नहीं कह रहा अभी कौन सा, बस उसने कहा चार्ज पार्टिकल है, ये यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है। तो चूँकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो इसको तो डिफ्लेक्ट करना चाहिए, या इधर को जाएगा डिफ्लेक्ट होगा, या इधर को जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये बनेगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रही है,
तो जो करंट का चार्ज पार्टिकल आएगा वो भी इसमें कुछ इस तरह से रिलीज होगा। जब चार्ज पार्टिकल को हम सोलिनॉइड के अंदर रिलीज करेंगे तो इस तरह से आएगा। अब फील्ड लाइंस भी जो हैं वो चार्ज पार्टिकल के दोनों पैरेलल आ रही हैं। तो जब दोनों ही पैरेलल हैं, करंट की फील्ड करंट की जो डायरेक्शन उसकी नहीं सॉरी बात करें, जब हम बात करें कि चार्ज पार्टिकल भी इधर को जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को ही है, दोनों वी और बी सेम है, एक तरफ को जा रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई जो है वो नहीं लगेगी चीज़, तो इसे स्ट्रेट ही रहेगा, उसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बेंड नहीं होगा। वो ये नहीं बात कर रहा कि करंट के साथ, वो ये कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल हमने मूव करवाना है। हाँ, अगर अलबत्ता वो ये कहता कि ये जो तार के अंदर, इस तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो सोलिनॉइड जिस वायर से बनी है, तो उस वायर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर डिफ्लेक्ट हो सकता है कि कभी वो तार की, ये सपोज वो पूरी तार है, ये तार है, पूरी वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करा तो हो सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन इधर को जाए, इधर को जाए, डिफ्लेक्ट होकर दीवार के साथ टकराता जाए ऐसे। लेकिन जो इस बाउंड्री के अंदर, इस सोलिनॉइड के अंदर जो है चार्ज पार्टिकल, वो किसी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। ये बच्चे कंफ्यूज होकर लगा देते हैं कि सोचते भी नहीं, कहेंगे सर्कुलर है, हालांकि सर्कुलर इसका आंसर नहीं है। इसको आपने खुद ही देखना है, इजी है, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, सॉल्व हो जाएगा। इसको भी एक दफ़ा खुद करने की कोशिश करें, ये हो जाएगा सॉल्व, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, ये देख लें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। क्या कन्फ्यूजन आती है अभी आपको पता चल जाता है। कहता है जी इलेक्ट्रॉनिक करंट है फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट वायर। इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन से करंट चल रहा है इस तरह से। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं तो करंट इसका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर इस तरह से आएंगी। और ये देखें तो ये जो सर्कल बन रहा है इस वक्त, ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, यानी ये करंट अपवर्ड है, तो ये सर्कल बनेगा लाइक इस तरह से। ठीक है, तो ये जो सर्कल है ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और बच्चे कहेंगे इसका आंसर तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो टिक कर देंगे। हालांकि इसका आंसर एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनता। क्या रीज़न है उसकी? क्योंकि ये उसने बात की है इलेक्ट्रॉनिक करंट की। इलेक्ट्रॉनिक करंट वो होता है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को चलता है, और हमने जो राइट हैंड रूल लगा के डायरेक्शन निकाली वो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की निकली, यानी वो कन्वेंशनल करंट की निकली है। तो अगर हमने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन निकाल ली है, उसको इलेक्ट्रिक की बनाना है, तो सिंपली उसका उल्ट कर दें, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन में फ़र्क होता है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज बन जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा कन्वेंशनल करंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज ही है, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसके लिए फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी। इसको आपने देखना है, होप सो क्लियर हो गया होगा। अगला एमसीक्यूज है फोर्स ऑन चार्ज मूविंग। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है ये भी। मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। देखिए फार्मूला है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, एक ये फार्मूला है, एक है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इंडिपेंडेंट कहा उसने, तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता। ये सबसे पहले तो इसमें एरिया नहीं आ रहा है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इसका एक आंसर एरिया बन रहा है। दूसरा हमने देखा कि ये लेंथ, लेंथ पे तो डिपेंड करता है, देखें आ रहा है, तो ये तो उसका नहीं हो सकता। और आप वेलोसिटी ऑफ चार्ज, तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज यहाँ पे लग रहा है कि एफ डायरेक्टली है वी के साथ, कि अगर एफ ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में फोर्स लगानी होती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसके ऊपर जो फोर्स लगाता है ना वो डिफ्लेक्टिंग होती है, वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा नहीं कर सकता, यानी ना एनर्जी में इजाफा हो सकता है ना उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो सकता है, दोनों फिक्स ही रहेंगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं अलबत्ता कि अगर वी ज़्यादा हो जाएगी, ये बात भी नहीं कही जा सकती जो मैं सोच रहा था। बस आप ये रिलेशन बच्चों के जहन में आता है, समझते हैं शायद बी पे भी डिपेंड करता है, तो नहीं, बी पे नहीं डिपेंड करता। जो जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है उतनी वेलोसिटी से वो जो है वो मूव करना या मूव करता रहेगा, तो इसलिए तो सी ऑप्शन भी इसका बनता है, तो हम कहेंगे बोथ ए एंड सी। तो ये एरिया नहीं हम डायरेक्ट लगा सकते, बोथ ए एंड सी आएगा। इस तरह से वो क्रिटिकल से एमसीक्यूज बनाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं फिर गलत करते हैं। ये एमसीक्यूज ये उस तरह का ही आ गया है, कहता है चार्ज पार्टिकल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, फॉलोइंग पैरामीटर चार्ज पार्टिकल विल बी इफेक्टेड इन द बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी, क्योंकि उसकी स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और जब स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और
एनर्जी फिर कोई भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता वेलोसिटी में फ़र्क पड़ेगा। वेलोसिटी में कैसे फ़र्क पड़ेगा? देखें, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही होती है। हर स्पीड में और वेलोसिटी में फ़र्क होता है। वेलोसिटी में स्पीड में क्या फ़र्क है? फ़र्क है डायरेक्शन का। तो जब पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो हर पॉइंट पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है असल में। तो जब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो स्पीड तो उसकी फिक्स ही है, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। वैसे ये पिछले वाला एमसीक्यू नहीं है, उससे थोड़ा सा चेंज है। ये वाला एमसीक्यू आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, आपसे ये होना चाहिए। चले, सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगी आप लोगों की इस तरह से। ये एक एमसीक्यूज है, यूनिट ऑफ द ई एंड बी, और ये इंपॉर्टेंट है। इसको आपने समझना है। आप दो तरीके से इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस फार्मूले को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर होता है कि मशीन जिसमें आप वेलोसिटी सेट करते हैं उसकी स्पीड को तेज़ या कम या ज़्यादा करते हैं। आप कह लें किस्म का एक्सेलरेटर ही है, जिसमें जो चार्ज की जो मैग्नेटिक फील्ड में जब जाता है तो वेलोसिटी को कम या ज़्यादा करता है। तो ये फार्मूला कैसे निकलता है? अगर सपोज करें एक ही पार्टिकल है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी असर कर रही हैं, ये उस पर पॉजिटिव है, और मान लें कि ये एक नेगेटिव रोड रखा हुआ है और इसके अंदर जो है वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव करता हुआ ऐसे आया है, ठीक है। और इसी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज करें इनसाइड द प्लेन बना रहा हूँ। इनसाइड द प्लेन मतलब ये कि मैं जिधर बैठा हूँ ये नॉर्थ पोल है और लैपटॉप के पीछे जो है वो साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर से इंटर होंगी पेज के अंदर और इधर से बाहर आएंगी। तो ये नॉर्थ पोल ऐसे चार ही फील्ड जैसे आ रही हैं पेज के ऊपर। तो ये डायग्राम मैंने क्रिएट की है। अगर क्योंकि अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है एफ इजिकल टू क्यू ई और मैग्नेटिक फील्ड का होता है क्यू वी बी। तो चार्ज क्योंकि एक ही है तो ये बन जाएगा ई इजिकल टू वी बी, ये बी आगे डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा वी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि ये वेलोसिटी के इक्वल हैं तो वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो फिर ये इसका सी आंसर बनेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है कि अगर दोनों इक्वल हैं तो चार्ज पार्टिकल किधर को भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा बल्कि सीधा स्ट्रेट गुजर जाएगा। ये भी याद रखना है आपने कि अगर एफ ई इज इक्वल टू है एफ बी के, तो फिर उसकी जो डायरेक्शन है या उसकी जो ऊपर लगने वाली फोर्स है वो क्योंकि इक्वल हो गई है तो फिर ये डिफ्लेक्ट, नो डिफ्लेक्शन, ऐसे कर लें, नो डिफ्लेक्शन होगी इसके ऊपर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गई है, ये प्लस चार्ज वाली फील्ड ज़्यादा हो गई है और नेगेटिव चार्ज वाली, यानी ये फील्ड ज़्यादा होगी इस तरफ जो लग रही है डायरेक्शन, तो चूँकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, इधर चला जाएगा। ये है एफ ई ग्रेटर देन है एफ बी में। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन हो गई है तो मैग्नेटिक फील्ड असर करेगी, तो ओबियसली वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये इधर को आ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन है मैग्नेटिक फील्ड की, चीज़ें आपने याद रखनी है। ये कहीं काम आ सकता है आपके, और ये इंपॉर्टेंट भी है चीज़, ये वाली ये पता होना चाहिए आपको। इस फार्मूले को बोलते हैं कि ये वेलोसिटी सेलेक्टर है। अगला एमसीक्यूज देखते हैं। टू पैरेलल लाइन, ये खुद करना है आपने, करंट की है इतनी तो ट्रेनिंग आप हो जानी चाहिए। विच वन ऑफ द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड नॉट डिफ्लेक्टेड, ये भी खुद ही करना है आप लोगों ने। कौन सा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। चार्ज टू मास रेशियो फॉर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए वैसे मैंने बताई हुई है चार्ज टू मास रेशियो। तो क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो ज़ीरो ओवर मास जितना मर्जी हो तो ज़ीरो ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इजी सा न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखें। An electron of mass m and charge e is moving in circular r radius, velocity v in uniform magnetic field. Then b का रिलेशन बताना है हमने पढ़ा हुआ है एम वी ओवर क्यू बी इज इक्वल टू आर। यहाँ पर जो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है तो ये बन जाएगा एम वी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू बी। सारे रिलेशन लिख लें। बी डायरेक्टली है मैस के साथ, बी डायरेक्टली है वी के साथ, बी डायरेक्ट इन्वर्सली है चार्ज के साथ, और बी इन्वर्सली है आर के साथ। तो रेडियस का देखें, अगर मैं रेडियस को उठा के इधर ले जाऊँ तो ये एम वी ओवर क्यू
बी इज इक्वल टू आर। तो आर का यहाँ से निकलेगा, आर डायरेक्टली है मैथ के साथ। वैसे उसने आर का पूछा था, सारे आर के साथ ही हैं, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिख दिए हैं। अब दोबारा सारे लिखने पड़ेंगे। और आर का वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट है, आर का चार्ज के साथ इन्वर्स है, और आर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी इन्वर्स है। ये चार रिलेशन है, इनको हमने कंपेयर करना है यहाँ पर इन बाकी सब के साथ। मैथ्स के साथ ये तो ठीक है, बी के साथ डायरेक्टली नहीं, ये गलत है। और वेलोसिटी के साथ इन्वर्स है, नहीं, हमने देखा है ये डायरेक्ट है, तो ये भी गलत है। और मैथ्स के साथ इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, ये इन्वर्स लिखा है, तो ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा जी। इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है जी, द डायग्राम शो 3 अरेंजमेंट और सर्कुलर लूप्स हैं, सेंट्रल ऑन अ वर्टिकल एक्सिस एंड कैरिंग आइडेंटिकल करंट। मान लें इसमें करंट जो गुजर रहा है वो I1 है, इसमें करंट गुजर रहा है I1 है, इसमें करंट गुजर रहा है I1 है, इसमें करंट गुजर रहा है I1 है, वो सब में आइडेंटिकल एक जैसा करंट गुजर रहा है। रैंक द अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग आप लिखें। तो बच्चे समझेंगे शायद ये वन, ये वन, ये वन, ये भी एक जैसी, ये दोनों सेम है और इसमें फ़र्क होगा, ये नहीं देखना, हमें यहाँ से डायरेक्शन से आइडिया होगा इनके। तो चूँकि इनकी सेम डायरेक्शन चल रही है, तो अगर सेम डायरेक्शन हो, जैसे मैंने बताया था कि ये करंट है, करंट की सेम डायरेक्शन है, ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल से, और ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने पीछे देखा भी है। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रही है, और ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड ये इधर से इधर को आ रही है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की चूँकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे जो फील्ड है ये वीक हो जाएगी। आप कह लें कि फील्ड अगर निकालनी है ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, तो नेट फील्ड होगी, एक को दूसरी से माइनस कर लो, तो ये दोनों डायरेक्शन सेम है, तो ये माइनस हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे तो फील्ड 0 बन जाएगी। 1 1 अगर कंसिडर करें, 1 - 1 0। इसमें देखें तो ये डायरेक्शन इस तरफ को है, इधर को आएगा, तो ये डायरेक्शन ये बन जाएगी, ये सही नहीं एरो बन रहा ये। और इसमें जो डायरेक्शन है ये बनेगी ये। अब चूँकि दोनों की डायरेक्शन सेम है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये ऐड हो जाएंगी, और ऐड होकर 1 + 1 ये 2 बन जाएगी। इसमें देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इधर से घूम के इधर को, और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से घूम के इधर को ऐसे आ रही है। ये दोनों ऐड होकर बन जाएगी 2। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जब यहाँ पर पहुँचेगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही है इनके ऑपोजिट, तो 2 में से 1 माइनस कर दें, क्योंकि ये ऑपोजिट होगी ना 1 वाली, तो यहाँ पे आ जाएगी 1। अब सबसे कम इसकी है, फिर इसकी 2 है, और इस 3 वाले की 1 है। तो उसने कहा अरेंजमेंट बनानी है, तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएं तो क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम है 1 वाले की, उसके बाद 3 वाले की, उसके बाद 2 वाले की। और अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएं तो सबसे ज़्यादा 2 वाले की है, उससे कम 3 वाले की है, और उससे कम है 1 वाले की। अब हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑर्डर मैच करता है। शुरू में 1 आ रहा है और 1 वाला कोई भी नहीं है, तो ये ऑर्डर तो मैच नहीं कर रहा। और शुरू में 2 आ रहा है, ये 2 वाला है, ये 2 वाला है, सी वाला, तो ये तो ख़त्म हो गया, ये भी नहीं मैच करेगा। तो ये 2 1 3 है, और ये 2 3 1 है, हमारा 2 3 1 है, तो फिर ये हमारा मैच करेगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये भी न्यूमेरिकल आपने खुद ही करना है, मैंने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ था, ये भी खुद ही डिस्कस करना है आप लोगों ने, सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी आपकी। ये मैं पिछले वाले की तरह पिक्चर क्लियर कर दूँ आपको, आप करके पेज, ताकि इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। आप स्क्रीनशॉट जिन एमसीक्यूज़ को करता हूँ ना उनको ले लिया करें, ताकि आपको उसकी पीडीएफ बना लें, ताकि आपको फिर उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना आसान हो। इसको इसको रहने दें, ये इतना ख़ास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। अगले वाले पे चलते हैं। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं तो सर्कुलर पार्ट ट्रैक में घूमता है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को ज़्यादा ज़्यादा करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो ज़्यादा ज़्यादा होती जाएगी, तो फिर इसको बोलेंगे साइक्लोट्रॉन है कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है। इनमें से फार्मूला चेक करना है हमने, कौन सा होगा। तो वो बन जाएगा जी हमारा mv/q/b = r। हमने फ्रिक्वेंसी निकालनी तो टाइम पीरियड बनाना पड़ेगा, तो हमने पढ़ा हुआ है S/T =
एस इज इक्वल टू वी टी, तो टी एस ओवर टी इज इक्वल टू वी, और क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक है तो इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 2 पाई आर होगा सिकम्फ्रेंस वाला ओवर टी। वैल्यू पुट कर दें तो ये बनेगा एम 2 पाई आर ओवर क्यू टी बी इज इक्वल टू अगेन आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2 पाई एम ओवर क्यू बी इज इक्वल टू टी। अब इसमें आर नहीं आ रहा तो इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो रहेगा नहीं, क्योंकि हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी तो रेसिप्रोकल ले लें इसका, तो ये बन जाएगा एफ ओवर इज इक्वल टू क्यू बी ओवर 2 पाई एम। वैसे इसमें भी आर आ रहा है, गौर नहीं किया, ये भी नहीं बनेगा, और फिर आखिरी ऑप्शन यही बचना था, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा जी इसका। और नेक्स्ट MCQs है, खुद करना है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल लगा के सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ये भी खुद करना ईजी सा है। ये इसको देख लेते हैं, ये फाइल में पता नहीं क्या कर दिया है, इसको डिलीट कर देते हैं, सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं जी। अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज द करंट आई, करंट गुजर रहा है जी, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है गुजरते हुए। स्प्लिट इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट, इसमें जो है एक हमने सर्कुलर ऑर्बिट बना दिया ऑफ रेडियस आर, आर का। द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रल पॉइंट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। वैसे मैंने डिस्कस किया था कि अगर मैग्नेट है, उसमें भी हमने डिस्कस किया कि नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो मिड पॉइंट पे उसकी जो फील्ड है ना वो ज़ीरो होगी, तो यहाँ पे फील्ड ज़ीरो होगी। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी टर्म्स जो मुश्किल मुश्किल से लिखी हैं, बस कंसेप्ट बेस है ये, तो ज़ीरो इसकी फील्ड बनती है, तो ज़ीरो इसका आंसर आ जाएगा। इस MCQs को देखें, ये इसको ज़रा फिगर को भी छोटा कर लेते हैं, बड़ी फिगर बन गई है, ज़्यादा छोटी शायद हो गई है। हाँ जी, आप देखें ज़रा, हम इसको देखते हैं। फॉलोइंग डायग्राम शो एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, विच डायग्राम शो द पॉसिबल पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। अब ये फील्ड लाइन चल रही है, हम अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्रेट पाथ में नहीं जा सकता, ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, जो तीनों में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। अगर हम इस पाथ को देखें तो इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा तो जो हमारी, अगर हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो फिंगर की डायरेक्शन जो मिडिल फिंगर है वो इस तरफ को हो जाएगी, और इसके अगर ये बाकी फिंगर्स हैं और ये पाम है और ये थंब है, इस तरह से लेफ्ट हैंड बनाया है, तो ये पाम जो है वो मेरी तरफ को बन रही है, यानी पाम इधर को आ रही है, ये इस तरह से डायरेक्शन बन गई। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं, थंब शो कर रहा है कि इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स होगी वो अपवर्ड होगी, और जो ये शो करता है पाम, ये करंट को बता रहा है, तो करंट की चूँकि जो डायरेक्शन है वो जिधर को इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर को होगी। सॉरी, हम दोबारा देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेट ही नहीं की हमने, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेट हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड शो हो गया। इलेक्ट्रॉन चूँकि इधर को आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये अपवर्ड फोर्स लगेगी, तो इसके ऊपर लग रही है अपवर्ड फोर्स, इलेक्ट्रॉन इस तरह से आता हुआ ये ऊपर को ऐसे बेंड हो रहा है। आप बच्चे समझेंगे शायद यही ऑप्शन इसका ए है, इसका ऑप्शन ए तो नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो तरीका लगाया है ये कन्वेंशनल करंट का है, कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब करंट फ्लो करता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही हैं, तो इसके ऑपोजिट भी बनी हुई फिगर जो कि ये वाली है, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन बी बनेगा, ना ऑप्शन ए है ना इसका ऑप्शन डी है। तो गौर करना है चीज़ों पे, छोटी छोटी मिस्टेक करके हम स्कूल में जो है वो गलत हो जाता है। इस MCQs पे आ जाएं। टू चार्ज पार्टिकल M एंड N प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, कोई भी चार्ज पार्टिकल है जी, सेम वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी फिक्स कर दी, और कहता है कि इनके जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी फिक्स कर दी है, और कहता है कि बताएं ये कौन से पार्टिकल हो सकते हैं, प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल। तो लिख लें जी प्रोटॉन और अल्फ़ा, ये पहला पार्टिकल है M वाला, तो ये M वाला पार्टिकल है, ये N वाला पार्टिकल है। दूसरा ड्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं,
और तीसरा है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और चौथा है प्रोटियम और प्रोटॉन, प्रोटियम एंड प्रोटॉन। प्रोटियम और प्रोटॉन इतना जो मुश्किल तो वो नहीं दे सकता बच्चे को, वो ईजी सा ही देगा, इतना ईजी होगा कि उसको चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो ये डी ऑप्शन तो बाहर निकाल दें वैसे ही, क्योंकि प्रोटियम का मैथ्स बच्चों को याद ही नहीं होगा कितना होगा या कितना नहीं। वैसे हमने फार्मूला नहीं देखा, पता नहीं इसमें मैथ्स यूज़ होगा या क्या यूज़ होगा। तो फार्मूला इसका है क्यू वी एम वी ओवर क्यू बी, इतनी बार हमने इसको यूज़ किया है। ये ज़्यादा हमने इसलिए इसके न्यूमेरिकल मैंने रखे हैं क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन आ जाती हैं। आप देखेंगे फार्मूला सारा सेम लग रहा है, लेकिन हर न्यूमेरिकल में थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट ही है। सॉल्व करते हैं जी इसको। हम देख रहे हैं कि जो रेडियस है ना, इसका डायरेक्ट रिलेशन है मास के साथ। अब प्रोटॉन का चूंकि मास कम है तो इसका रेडियस भी कम बनेगा, और इसका अल्फ़ा का मास ज़्यादा है तो इसका रेडियस भी ज़्यादा बनेगा। एक ऑप्शन ये है कि अगर हम ये प्रोटॉन लें, ये अल्फ़ा लेंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट बनता है, लेकिन बाकियों को भी यहाँ चेक करना पड़ेगा। न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, तो जिसका मास ज़्यादा होता है उसका रेडियस भी ज़्यादा बनता है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो इसका रेडियस ज़्यादा बनना चाहिए। तो एम वाला पार्टिकल कंसिडर किया ना इसको हमने। और जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो है वो रेडियस कम बनना चाहिए, तो ये नहीं हो सकते। अच्छा, ये तरतीब याद रखनी है, पहले एम और फिर एन है, तो पार्टिकल भी उसने रिस्पेक्टिवली वही दिए हैं, पहले एम और फिर एन वही रखने हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं बन सकता, ये तो कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इसका रेडियस भी कम बनेगा। प्रोटॉन का मास ज़्यादा, इसका रेडियस ज़्यादा बनेगा, तो उसका ऑप्शन सी भी हो सकता है, इसके चांसेस भी हैं और इसके चांसेस भी हैं। डी वाला हमने वैसे ही बाहर निकाल दिया है। अब वैसे इसको भी देखा जा सकता है कि जो प्रोटॉन है इसका जो प्रोटियम है इसका मास ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, और इसका मास ज़्यादा होगा, इसका रेडियस ज़्यादा होगा। और जो प्रोटॉन है इसमें एक ही प्रोटॉन होगा, इसका मास कम होगा, इसका रेडियस भी कम बनेगा। तो एम का रेडियस ज़्यादा और प्रोटॉन का रेडियस, एन का रेडियस कम, तो ये भी नहीं बनता। इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है। अगर ये सेंटर माना जाए तो ये रेडियस एक है और ये रेडियस दूसरा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी नहीं बनेगा। अब हमारे पास क्लैशेस आ गया है ए और सी के दरमियान, क्योंकि सेम आ रहा है ना, कम कम रेडियस मास कम, ये और कम ये। अगर यहाँ से कैसे पता चलेगा, इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि देखें जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़ करेंगे, अगर ये अपवर्ड जा रहा है तो जो प्रोटॉन है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड होगा। यहाँ पे जो बेंडिंग नज़र आ रही है सेम डायरेक्शन में बेंडिंग नज़र आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो पॉजिटिव ऑपोजिट चार्जेस नहीं हो सकते, ये सेम चार्जेस ही होंगे, इसलिए इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो ऑप्शन ये ही इसका राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पर सारी बातें डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो ये ऑप्शन जो सी है ये नहीं बनेगा। तो होप सो आपको इन तमाम न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड और भी आप एमसीक्यू ऑनलाइन निकाल के हम प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जितने भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने आपको दे दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेके इसको फाइल को अपने पास सेव कर लीजिएगा। अब हम अगला टॉपिक आपको करवाएंगे जो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख के कमेंट पे बता भी दीजिएगा कि कंप्लीट वीडियो देख ली है, ताकि हमें आइडिया होगा कि किस बच्चे को कंप्लीट और वीडियो देख ली है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी जगह पर कोई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर अगली वीडियो में उसके आंसर ज़रूर करूँगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अल्लाह हाफ़िज़।